नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 संबंधी एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम बात करेंगे पार्ट ए में पूछे जाने वाले 30 प्रश्नों के बारे में। ये सभी सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों के लिए कंपलसरी है। इसके अलावा 120 नंबर का सब्जेक्ट वाइज आपका अलग से आएगा। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इसके पहले मैं आपको 9 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा चुका हूं, तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। और एमपी टेट वर्ग 2 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र और ये जो प्रैक्टिस सेट मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ, ये सारी चीजें उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। इसके साथ साथ टेलीग्राम का लिंक है, तो वहाँ पर भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे जो भी वीडियो आएगा उसका लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो इन शब्दों में हमें बताना है कि कौन से शब्द में स्वर संधि है। तो पहले यहाँ पर इनका संधि विग्रह आपको पता होना चाहिए। पहला शब्द है अतएव। तो अतएव का संधि विग्रह क्या होता है? अतः धन एव। क्लियर है। इसमें यहाँ पर विसर्ग लगा है, तो संधि कौन सी हो जाएगी आपकी? विसर्ग संधि। क्लियर है। अगला है रजनीश। रजनीश का संधि विग्रह क्या होता है? रजनी धन ईश। क्लियर है। इसमें अगर हम बात करें संधि कौन सी होगी, तो इसमें है आपकी स्वर संधि। स्वर संधि में भी कौन सी संधि होगी आपकी? दीर्घ स्वर संधि। लेकिन हमसे यहाँ पर सिर्फ स्वर संधि की बात की गई है, तो ये आपकी रजनीश में है। अगला शब्द है तपोवन। तो इसका संधि विग्रह क्या होता है? तपह धन वन। तो इसमें भी कौन सी होती है आपकी? विसर्ग संधि। क्लियर है। अगला शब्द है सदाचार। तो इसका संधि विग्रह क्या होता है? सत धन आचार। ये आपका सदाचार का संधि विग्रह है। इसमें कौन सी होती है आपकी? व्यंजन संधि। तो ये संधियां भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ये शब्द आगे चल के एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। तो इनका संधि विग्रह क्या होता है और इनमें संधियां कौन सी होती हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? जोरदार, तीखा, सटीक या फिर अकाट्य। तो जिसका कोई जवाब ना हो या जिसको हम ना काट सकें उसको हम क्या कहते हैं? अकाट्य। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, तुम यह काम मत करो। यानी कि इसमें हमें बताना है कि कौन सा वाक्य है ये? आज्ञावाचक है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है या फिर विस्मयवाचक है। तो इसमें कहा गया है कि तुम यह काम मत करो, यानी कि कोई काम करने से उसे रोका जा रहा है। तो कौन सा वाक्य होगा ये? निषेधवाचक। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, मधु जहर का घूंट पी कर गई, मुहावरे का अर्थ है। तो जहर का घूंट पीकर जाने का मतलब क्या होता है? कड़वी दवा पीना, क्रोध को नियंत्रित करना, अपमानित होना या फिर व्यंग सहना। तो इसका मतलब क्या होता है? क्रोध को नियंत्रित करना। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। तो इनमें से कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो कौन है इसका रचयिता? महादेवी वर्मा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, रोगी में उत्कट जिजीविषा थी। तो जिजीविषा का हमें सही शब्द बताना है कि इनमें से चार में से क्या होगा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको लिखा जाता है जिजीविषा। क्लियर है। ये वाला सा इसमें यूज होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जीने की चाह। तो इस शब्द के मतलब का भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी आपसे आगे चल के पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, तन मन धन में कौन सा समास है? तो पहले तो तन मन धन का समास विग्रह आपको पता होना चाहिए। इसका समास विग्रह क्या होता है? तन मन और धन। क्लियर है। तन मन और धन। तो जिस भी शब्द में एक से ज़्यादा शब्द प्रधान हो तो उसमें कौन सा समास होता है? आपका द्वंद्व समास होता है। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले। तो यहाँ पर एक शब्द है किंतु तुम घर पर नहीं मिले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? परंतु तुम घर पर नहीं मिले। तो किंतु तुम घर पर नहीं मिले, सी वाला इसका आंसर होगा। इसमें यहाँ पर अशुद्धि है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, आई ऑलवेज फॉल ब्लैंक ओल्ड फ्रेंड्स इन टाइम्स ऑफ नीड। तो यहाँ पर हमें खाली स्थान में चार शब्द में से भरना है कि क्या शब्द यहाँ पर फिट आएगा। तो इसमें यहाँ पर बोला है आई ऑलवेज फॉल ब्लैंक ओल्ड फ्रेंड्स इन टाइम्स ऑफ नीड। तो इसमें कहा गया है कि जब दोस्तों को जरूरत होती है तो उस टाइम पर आप हमेशा क्या करते हैं? उनके साथ खड़े रहते हैं। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? फॉल बैक ऑन, यानी कि उनके साथ आप खड़े रहते हैं, उनका आप सहयोग करते हैं। तो ये वाला सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको बताना है, एक शब्द में उत्तर देना है। यहाँ पर मेड और डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, यानी बिना पहले किसी तैयारी के कोई काम करना, उसको हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर चार शब्द आपको दिए गए हैं। इमीडिएट का मतलब क्या होता है? तुरंत। अगला है इम्प्रॉम्प्टू। इसका मतलब क्या होता है? बिना किसी तैयारी के। क्लियर है। बिना किसी तैयारी के आपको कोई भी काम करना, उसको बोलते हैं। अर्जेंट का मतलब आप जानते हैं, अर्जेंट मतलब होता है तुरंत। अगला है प्रॉम्प्ट।
प्रॉम्प्ट का मतलब भी होता है आपका तत्पर, कोई भी काम करना, आप तत्पर रहते उस काम के लिए, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं प्रॉम्प्ट। क्लियर है। तो इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है बिना किसी तैयारी के, जो कि इसमें पूछा गया है कि बिना किसी प्रिपरेशन के आप कोई काम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, इम्प्रॉम्प्टू। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आपको सेम मीनिंग वर्ड बताना है इन चार में से। शब्द है यहाँ पर एक्यूज्ड, इसका मतलब क्या होता है, किसी पर आरोप लगाना या फिर आरोपी। क्लियर है, आरोप लगाना या फिर आरोपी होता है। अगला है इंडिकेटेड, इसका मतलब क्या होता है, संकेत। अगला शब्द है इंडेक्टेड, इसका मतलब क्या होता है आपका, किसी पर आरोप लगाना। अगला है इंड्यूस्ड, इसका मतलब क्या होता है, प्रेरित करना। अगला शब्द है इंस्टिगेटेड, इसका मतलब क्या होता है, किसी को उकसाना या फिर भड़काना। क्लियर है, उकसाना या फिर भड़काना। तो यहाँ पर हमें बताना है एक्यूज्ड का क्या हो जाएगा, इंडेक्टेड, यानी कि बी नंबर का इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, फाइंड आउट द मिसस्पेल्ड वर्ड। तो इनमें से मिसस्पेल्ड बताना हमें क्या होगा। तो अगर हम बात करें सीज की, तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही स्पेलिंग है। इसका मतलब क्या होता है, किसी को रोकना या पकड़ना। क्लियर है, सीज करना, रोकना या फिर पकड़ना। अगर हम बात करें डिसीव की, तो डिसीव की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। इसको हम कैसे लिखते हैं, DECEIVE ऐसे लिखा जाता है। क्लियर है, जो कि यहाँ पर आपकी गलत लिखी हुई है। तो बी नंबर का आंसर हो जाएगा। डिसीव का मतलब क्या होता है, धोखा देना। क्लियर है, धोखा देना। आप चाहे तो इन वर्ड को लिख सकते हैं। बिलीव का मतलब आप जानते हैं, भरोसा करना। अगला है रेन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका शासन, या फिर इसको हम एम्पायर बोलते हैं। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर। तो किस पार्ट में यहाँ पर गलती है, ये हमें बताना है। यहाँ पर आपको दिया गया है, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनमें से कौन सी पार्ट में आपको गलती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अ नंबर ऑफ के बाद कौन सा नाउन आता है आपका, यहाँ पर आएगा आपका प्लूरल। क्लियर है, प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है क्राइटेरियंस। चूंकि ये क्राइटेरिया का क्राइटेरियंस नहीं होता है, इसका क्या होता है, क्राइटेरिया, CRITERIA। क्लियर है, ये इसका बहुवचन होता है। तो हमें ये शब्द यहाँ पर यूज करना है। क्राइटेरिया का मतलब होता है एक दायरा होता है, जो आपका एक लिमिट होती है, उसको हम बोलते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर बी वाले पार्ट में आपकी गलती है, और यहाँ पर इसकी जगह क्या आएगा आपका, क्राइटेरिया। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा निरस्त किया गया था। तो ये किसके द्वारा निरस्त किया गया था, इसको किया था लॉर्ड रिपन ने। क्लियर है। अब इसके बारे में कुछ बातें और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा पेश किया गया था। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि किसके द्वारा पेश किया गया था, लॉर्ड लिटन द्वारा 1878 में। क्लियर है। इसे भारतीय प्रेस की आवाज़ को दबाने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसे 1881 में लॉर्ड रिपन ने इस अधिनियम को निरस्त कर दिया। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किसने निरस्त किया है। तो ये क्या है, लॉर्ड रिपन ने सन 1881 में। और ये भारतीय प्रेस की आवाज़ दबाने के लिए इसको यूज किया गया था। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, स्टॉकहोम समझौते का किससे संबंध है, इन चार में से हमें बताना है। स्थायी कार्बन प्रदूषण से पर्यावरण को सुरक्षित रखना, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को दूर करना, खतरनाक अपशिष्टों और उनके निपटान के बाध्यकारी आंदोलन का नियंत्रण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका संबंध किससे है, स्थायी कार्बन प्रदूषण से पर्यावरण को सुरक्षित रखना। क्लियर है। अब ये सम्मेलन आपका कब हुआ था, ये हुआ था आपका 5 से 16 जून 1972 के बीच। इस बात का ध्यान रखेंगे। स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ज्यादा खतरे में स्थित प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट कौन सा संगठन जारी करता है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन जारी करता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्लियर है। अब यहाँ पर इसके बारे में कुछ चीज़ें ध्यान रखेंगे जो अक्सर आपके एग्जाम में आती हैं। IUCN का फुल फॉर्म आपसे पूछते हैं, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो ये आपकी बुक जारी करता है। क्लियर है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 5 अक्टूबर 1948 को। मुख्यालय कहाँ पर है इसका, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। क्लियर है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बनते हैं कि जो ये प्रजातियां हैं इनको किस रंग से दिखाया जाता है। तो अगर हम बात करें काला रंग, तो काले रंग से कौन सी प्रजाति को दिखाया जाता है, उन प्रजातियों के लिए जिनकी विलुप्ति होने की पुष्टि की जाती है, तो उनको काले रंग से दिखाते हैं। लाल रंग की बात करें तो लुप्त प्राय प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करता है। एम्बर रंग की बात करें तो उन प्रजातियों के लिए जिन्हें कमजोर माना जाता है। हरा रंग उन सभी प्रजातियों के लिए जो खतरे से बाहर हैं, वे प्रजातियां जो पहले लुप्त प्राय थीं किंतु उनकी संख्या ठीक होने लगी है, जो इन श्रेणी में आती हैं। क्लियर है। अगला है यहाँ पर ग्रे रंग।
ग्रे किसके लिए यूज करते हैं? उन प्रजातियों के लिए जिन्हें कमजोर, लुप्तप्राय या दुर्लभ के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन इन प्रजातियों के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो उनको ग्रे रंग की लिस्ट में रखा जाता है। सफेद रंग से किसको दर्शाते हैं? उन सभी दुर्लभ प्रजातियों के लिए जिनका मूल्यांकन नहीं किया गया है। तो इन रंगों का आप कोड याद रखेंगे, इनसे अक्सर कर क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि यह अनुपात 5:6 हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या जोड़ें कि इतना अनुपात बन जाए? तो यहाँ हम क्या मान लेंगे कि x जोड़ा जाए। क्लियर है? 3:5 का मतलब होता है 3/5 में, तो इसमें प्रत्येक पद में हम क्या जोड़ देंगे? x जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 5/6। इनका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 6 का होगा तो कितना होगा? 18 + 6x बराबर हो जाएगा 25 + 5x। क्लियर है? तो 5x को इधर ले आएँ और आप 18 को यहाँ ले जाएँ, तो x बराबर हमें कितना मिल जाएगा? 25 - 18, तो ये मिल जाएगा आपको यहाँ पर 7। क्लियर है? तो बी नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 3 लड़कियों की आयु का औसत 16 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 3:5:8 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी लड़की की आयु का अंतर हमें बताना है। तो पहले तो 3 लड़कियां हैं, तो एक को हम ए, एक को बी और एक को सी मान लें। इनका औसत 16 दिया गया है। औसत कैसे निकालते हैं? इनके बटे 3 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? औसत। तो इनकी कुल आयु क्या हो जाएगी? a + b + c की 48। 3 का गुणा हो जाएगा 16 में। क्लियर है? तीनों की आयु 48 है और इनका अनुपात दिया है 3:5:8 का, यानी कि 16 की वैल्यू आपकी कितने के बराबर है? 48 के। तो एक बराबर हो जाएगा आपका 3 के। तो सबसे छोटी कौन सी होगी? 3 वाली। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की 3 है, तो 3 की 9 हो जाएगी और 8 की कितना हो गई? 24। क्लियर है? तो 9 और 24 के बीच कितने का अंतर है? यहाँ से आप निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको? 15 वर्ष का। क्लियर है? तो 15 वर्ष इनकी आयु का अंतर है और ऐसा इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है मनीष का क्रम कक्षा में ऊपर से 21वां है और नीचे से 30वां है, तो कुल कितने छात्र हैं? तो देखिए एक यहाँ पर लड़का है आपका मनीष, इसका क्रम अगर हम बात करें ऊपर से है 21वां और नीचे से है आपका 30वां। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में आप ध्यान रखेंगे, आपसे जितना बोला जाए उससे एक कम आप ऊपर लिखेंगे। जैसे ऊपर से 21वां है तो यहाँ पर आप 20 लिख देंगे और अगला मनीष कौन सा हो जाएगा आपका? 21वां। क्लियर है? ऐसे नीचे से अगर ये 30वां है तो 29 आप यहाँ पर लिख देंगे और एक आपका ये मनीष है। क्लियर है? तो ये 30वां हो जाएगा। अब यहाँ टोटल पूछा गया तो इन सबको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, यानी कि 20 + 1 + 29। क्लियर है? तो ये कितना मिल जाएगा हमें यहाँ से? 50। तो इसमें आप गलती नहीं करेंगे, इस प्रकार से आप जोड़ेंगे। 21 और 30 को जोड़ के आंसर आप ना करें, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा आपका? सी वाला। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 3 से भिन्न है? 2 का 4 लिखा हुआ है, 3 का 9 है, 4 का 16 है और 5 का 20 है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 का वर्ग लिखा हुआ है, ये 4 क्या होता है आपका? 2 का वर्ग है। अगर 9 की बात करें तो ये 3 का स्क्वायर कर दिया है इसको। 16 की बात करें तो इस 4 का स्क्वायर है, लेकिन अगर हम 20 की बात करें तो ये 5 का स्क्वायर नहीं है। तो ये लास्ट वाला डी वाला क्या है? बाकी 3 से आपका भिन्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है भारत सरकार की शिक्षा नीति शिक्षा को मानती है पूंजी निवेश, आमदनी का साधन, व्यय या फिर उपभोक्ता सामग्री। तो इनमें से क्या मानती है? व्यय मानती है। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है आजकल विद्यालय निम्नलिखित लक्ष्य को पूरा कर पाने में असमर्थ है। तो कौन से लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ हैं? छात्रों में परीक्षाओं के प्रति ईमानदारी, छात्रों के नैतिक मूल्यों का विकास, छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना या छात्रों में व्यावसायिक कुशलताओं की वृद्धि। तो इनमें से किस लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ हैं? छात्रों में नैतिक मूल्यों के विकास में। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख केंद्र बिंदु है तीव्र संवेगात्मक समस्याएं, अधिगम कठिनाइयों की पहचान करना तथा उनका उपचार करना, व्यवहार संबंधी छोटी छोटी समस्याएं, मस्तिष्क एवं अन्य व्यवहार संबंधी जैविक क्रियाओं से संबंध। तो शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख केंद्र क्या होता है? अधिगम कठिनाइयों की पहचान करना और उनका उपचार करना। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है व्यक्ति के मूल प्रवृत्ति से संबंधित रुचि कहलाती है अर्जित रुचि, शैक्षिक रुचि, जन्मजात रुचि या फिर उपरोक्त सभी। तो व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति से बात की गई है, यानी कि जैसा व्यक्ति का स्वभाव होता है वो कहाँ से आती है? उसके जन्म से। क्लियर है? तो जन्मजात रुचि इसको बोलते हैं, जो व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है सीखने की सूझ के सिद्धांत में किस जानवर का प्रयोग किया गया था? बिल्ली पर, बंदर पर, चिंपैंजी पर या फिर कुत्ते पर? तो ये किस पर किया गया था? चिंपैंजी पर। क्लियर है? किसने किया था ये भी आप ध्यान रखेंगे। कोहलर ने अपने प्रयोग में सुल्तान नामक चिंपैंजी का अध्ययन किया था, तो इसका नाम क्या था? सुल्तान। और किसने किया था?
कोहलर ने। ये भी प्रश्न आपके यहाँ पर बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, सुधारात्मक शिक्षण उपयोगी है असामान्य बालकों के लिए, सामान्य बालकों के लिए, अध्यापकों के लिए या फिर अभिभावकों के लिए? तो ये किसके लिए होता है? असामान्य बालकों के लिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित करने में समर्थ होता है बाधाओं का समाधान के द्वारा, उद्देश्यों में परिवर्तन करके, विश्लेषण और निर्णय द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किसके द्वारा होता है? विश्लेषण और निर्णय के द्वारा ये क्या रहता है? अपने संतुलन को स्थापित करने में समर्थ रहता है। तो सी नंबर का इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, बच्चे खालिस्तान तरीके से सीखते हैं और खालिस्तान तरीके से नहीं सीखते। वर्तुलाकार, एक रेखीय वर्तुलाकार, यांत्रिकतावादी, संरचनावादी, निर्देशात्मक या संरचनावादी। तो ये किसके द्वारा यहाँ पर सीखते हैं, किसके द्वारा नहीं सीखते? तो वर्तुलाकार के तरीके से ये सीखते हैं और एक रेखीय तरीके से ये नहीं सीखते हैं। क्लियर है? तो ए नंबर का इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? परासंज्ञान, विश्लेषण या फिर मनन। तो इनमें से क्या शामिल होता है? ये तीनों समालोचनात्मक चिंतन में शामिल होते हैं। तो ए नंबर का इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों की सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का प्रयोग नहीं करता या उपयोग नहीं करता? रटना, संकल्पना, मानचित्रण, स्कीमा, सक्रियता या विचारावेश। तो इनमें से क्या नहीं करता? रटना। क्लियर है? तो ये थे आपके 30 प्रश्न प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के। तो उम्मीद करते हैं कुछ नया यहाँ पर आपको सीखने मिला होगा और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप उन्हें नोट कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश की बुकैब है या आपके हिंदी के जो प्रश्न हैं या फिर जो भी आपको सही लगे आप उसको नोट करते चलें और इसी प्रकार से हम तैयारी को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। तो अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।